हेलो, मैं नीरज कुमार। आज मैं आप सभी से जनरेटिव मॉडल्स पर डिस्कस करूंगा। एक्चुअली आजकल जनरेटिव मॉडल्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। लोग बोलते हैं कि भाई जनरेटिव मॉडल्स ले लो, आप ये इमेज डालोगे, ये नया इमेज बन जाएगा। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप आदमी का इमेज डालोगे तो जानवर का इमेज बन जाएगा, ऐसा नहीं। वो एक आदमी का इमेज बनेगा, लेकिन उसमें कुछ क्रिएटिविटी होगा। जो जो क्रिएटिविटी आप टेक्स्ट से या फिर अदर सोर्सेज से काफ़ी इसको बढ़ा सकते हैं, जो पुराने नॉन जेनरेटिव मॉडल्स में पॉसिबल नहीं था। तो इस सीरीज में सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, जो एक स्टार्टिंग जनरेटिव मॉडल्स है, वो कैसे काम करता है। मतलब क्यों एक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर इमेज में क्रिएटिविटी ला पाता है जो एक ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर नहीं ला पाता है। हम इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये देखने के लिए कि ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर कैसे काम करता है, मतलब वो करता क्या है। तो इससे क्या है कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर कैसे काम करता है, क्या करता है, ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर में क्या होता है कि सपोज हम इनपुट इमेज लेते हैं, तो इमेज को लेने के बाद हम उसको इनकोडर से पास कराते हैं। इनकोडर क्या करता है, वो इमेज से फीचर एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर्स क्या हो सकता है, आपका इमेज का शेप हो सकता है, इमेज का एजेस हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। मतलब उसमें जो हिडन लेयर्स होता है वो सारे इंफॉर्मेशन को सेपरेट करते हैं इमेज से। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो जाता है लेटेंट वेरिएबल वाले स्टेज में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिस्टम होता है, जो न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होता है, जो लेटेंट स्टेज पे काम करता है, वो उस फीचर से लेटेंट वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। तो लेटेंट वेरिएबल्स कैसा हो सकता है कि जैसे कुछ पॉइंट्स हो सकता है 0.5, 0.6, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स हो सकता है, जो हर पॉइंट जो है कुछ शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ आपका कॉर्नर एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से वो लेटेंट वेरिएबल्स x0, स्मॉल x0, स्मॉल x1, स्मॉल x2, इस तरह से लेटेंट वेरिएबल्स जो है वो मतलब फीचर्स को वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो डिकोडर पार्ट है, वो क्या करता है, इसी वेरिएबल से इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, तो सबसे पहले डिकोडर क्या करता है, फिर से इस लेटेंट वेरिएबल से इमेज के फीचर्स को जनरेट करता है। तो फीचर्स क्या हुआ हमारा यहाँ पर, फीचर्स हो गया, इमेज का शेप हो गया, एज हो गया, कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। और फिर उस फीचर्स के हेल्प से फाइनल इमेज जो होता है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इमेज एक्स हेड जो बना, वो वास्तव में एज्यूम किया जाता है कि एक ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर जो एक आइडल ऑटो इनकोडर है, वो दोनों सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सिस्टम को ट्रेन करते हैं, ट्रेडिशनल डीप लर्निंग के सिस्टम को जब भी ट्रेन किया जाता है, तो एक लॉस फंक्शन यूज किया जाता है कि जब हम सिस्टम को ट्रेन करें तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव हो कि लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो लॉस क्या होता है यहाँ पर कि ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग मीन स्क्वायर एरर लेते हैं, और ये दोनों का डिफरेंस को हम कम से कम करते हैं। जो कॉस्ट फंक्शन है थीटा और पाई, ये इनकोडर का पैरामीटर है और ये डिकोडर का पैरामीटर पाई है। तो ये लॉस फंक्शंस इन दोनों के लिए रिस्पेक्ट में लिए हैं। जब हम इसको मीन स्क्वायर एरर में कन्वर्ट करते हैं, सपोज हमारे पास n इमेजेस है, तो xi माइनस 4i एवरी ith इमेजेस रिकंस्ट्रक्टेड इमेज से माइनस करके स्क्वायर लेके, इस तरह से हम मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं। अब हम चाहे तो इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारा इनकोडर पार्ट है, जैसे हमने बताया कि इनकोडर पार्ट क्या करता है, वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। तो सपोज ऑल लर्नेबल पैरामीटर्स के पास हमारा जो न्यूरल नेटवर्क का सेट है, जो फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है, उसका सारा ऑपरेशंस को हम सपोज f थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें xi डालते हैं। तो ये फिर क्या देता है, ये हमारा इस तरह से ये लेटेंट फीचर्स देता है, लेटेंट वेरिएबल्स देता है, सॉरी। तो इस लेटेंट वेरिएबल्स को जब हम अगेन एक दूसरा न्यूरल नेटवर्क जो डिकोडर न्यूरल नेटवर्क है उसमें डालते हैं, तो ये फिर क्या करता है, वापस इमेज
एक्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो इस तरह से ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि एक ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर क्या काम करता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर रन करता है तो जो लेटेंट फीचर्स बनाता है वो फिक्स्ड होता है। तो इसके कारण मतलब लेटेंट फीचर्स बनाता है वो इमेज स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर कुछ ज्यादा वेरिएशंस का चांसेस नहीं होता है, इसलिए हमने जो दिया वो रिकंस्ट्रक्ट करके सेम बना दिया। लेकिन वेरिएशनल ऑटो इनकोडर में ऐसा नहीं होता है। तो यही रीजन है कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर थोड़ा डिफरेंट काम करता है। अभी देखेंगे कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर कैसे काम करता है और इसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण हमें कुछ क्रिएटिविटी का स्पेस मिल जाता है जिससे हम इमेज को जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज हम इनपुट इमेज एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर जनरली मान लिया जाता है कि इनपुट इमेज जो है आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईआईडी। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर लेते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर क्या करता है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। फीचर्स क्या हो गया, सेम, शेप, एजेस, कॉन्टेक्स्ट एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स हो सकता है। तो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लेटेंट वेरिएबल्स नहीं बनाता है। यहाँ पर वो क्या करता है कि मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस को सेपरेट करता है डेटा से, और उसके बाद इसको कंबाइनली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया उसको कंबाइनली, जैसे हमने यहाँ दिया है, उसको मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। फिर उससे क्या करता है कि हमारे पास सैंपल लेटेंट वेरिएबल्स निकाला जाता है। अब मतलब यहाँ पर जो है वो जैसे हमने बताया था कि x1 इक्वल टू समथिंग, x2 इक्वल टू समथिंग, लाइक वो लेटेंट वेरिएबल निकालता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सैंपल निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर इस सैंपल्स को यूज करके, सैंपल लेटेंट वेरिएबल्स है उसको यूज करके जो डिकोडर है वो अगेन फीचर को रिकंस्ट्रक्ट करता है और उस रिकंस्ट्रक्टेड फीचर से लेटर लेयर में इमेज जनरेट होता है। लेकिन ये जितना प्रोसेस हमने बताया वो जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। पहला प्रॉब्लम आता है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर जो होता है वो डायरेक्ट इस तरह से लेटेंट वेरिएबल जैसे हमने यहाँ बताया था वैसा जनरेट नहीं करता है। पहले वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जनरेट करता है, फिर सैंपल लेटेंट वेरिएबल्स का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, वो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करता है। तो किसी भी बायेसियन मेथड से या प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर से जब हम इस तरह का सिस्टम को जनरेट करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा इंट्रैक्टेबल हो जाता है। मीन्स हम फाइनाइट टाइम में किसी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक से इस तरह का सैंपल लेटेंट वेरिएबल्स को इजीली जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें, ये प्रोसेस को हम कैसे बनाएं? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हम मान लेते हैं कि हमने कुछ न्यूरल नेटवर्क को अरेंजमेंट करके, कुछ हिडन लेयर एस्टैब्लिश करके हमने एक इनकोडर बनाया, और वो इनकोडर जो है इसी तरह का पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सैंपल लेटेंट वेरिएबल है फॉर ए गिवन इनपुट x। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी p से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब जब हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सेम काम कर रहा है। लेकिन अब हम कैसे जाने कि ये और जो हमने न्यूरल नेटवर्क से रिप्रेजेंट करके एक जो बनाया, इनकोडर बनाया, वो दोनों सेम होगा? तो दोनों एक्चुअली में प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है। तो सबसे सिंपल मेथड ये होता है कि हम लोग केएल डाइवर्जेंस निकाल के उसको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर केएल डाइवर्जेंस मिनिमम होगा मतलब दोनों बहुत सिमिलर होगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है कि मिनिमाइज कर दीजिए आप केएल डाइवर्जेंस को। इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो सोर्स जो हमारा टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है, और ये हमारा, तो हम इन दोनों का केवल डाइवर्जेंस को मिनिमाइज कर देते हैं। ये दो जो डंडा दिखाई दे रहा है वो सिंबल है, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को
सेपरेट सेपरेट लिखने के लिए यूज करता है। ये केएल डाइवर्जेंस का एक सैंपल यूज करते हैं। तो हम इस तरह से जब हम ट्रेन करते हैं सिस्टम को तो हमारा टारगेट होता है कि केएल डाइवर्जेंस मिनिमम हो, जिससे कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो इसके नज़दीक सैंपल जनरेट कर सके। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बात चलिए हो गया, केएल डाइवर्जेंस भी निकाल लिए, आप इंटरेक्टेबल का प्रॉब्लम भी थोड़ा दूर तक सॉल्व कर लिए। अब आ गया प्रॉब्लम नेक्स्ट, कैसे हमारा सिस्टम को कुछ क्रिएटिविटी मिल जाता है जिससे कि वो कुछ इमेज को जनरेट कर पाता है। वो कैसे होता है? तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को जनरेट करता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहीं पर सारा खेल होता है। अब देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, सपोज हमारा ये ट्रेडिशनल सिस्टम था ऑटो इनकोडर का, तो उसमें क्या हो रहा था कि हर फीचर्स का आपको मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा था। जैसे यहाँ पर पॉइंट x1 मिल रहा था, तो ये x1 जो है एक ही पॉइंट है, तो हर इस तरह का डेटा के लिए एक एक पॉइंट ही होगा जो लेटेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई उसी पॉइंट को यूज करके आप कुछ रिकंस्ट्रक्ट करिएगा, तो आपके पास तो कुछ जगह रहा नहीं कुछ नया करने का। लेकिन जब हम इसी चीज को वेरिएशनल ऑटो इनकोडर में डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल होगा, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, ये हमारा जो होगा वो मीन होगा, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना ये वाला, ये वास्तव में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मतलब हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, इस पॉइंट के जगह पर हमारे पास इतना बड़ा एरिया है जिसमें से किसी भी सैंपल को हम उठाते हैं तो वो इस मीन के बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। मतलब यही चीज़ को फिक्स करता है कि जब हम आदमी का फोटो डालेंगे तो आदमी का ही फोटो जनरेट होगा, जानवर नहीं जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलरिटीज को कंट्रोल करते हैं हम। अब इसमें से ये सारा पॉइंट्स में से कोई पॉइंट्स उठाते हैं और यही पॉइंट्स यहाँ जाता है जेड में। अब जब ये पॉइंट यहाँ जेड में जाता है तो जाहिर है कि हमारे पास बहुत सारा स्पेस है क्रिएटिविटी के लिए। तो यही सब यही जो रीजन है, ये दोनों में जो डिफरेंस है, आपको जो रीजन दिख रहा है, यही रीजन है मेन क्रिएटिविटी जनरेट करने का वेरिएशनल ऑटो इनकोडर में। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को हम समझते हैं कि ये जेड वास्तव में कैसे जनरेट होता है। तो जेड कैसे जनरेट होता है? तो जब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को लेते हैं तो ये दोनों को मिला के हमारे पास मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो जाता है। तो मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास मीन भी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हो गए। अब सैंपल को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? तो सैंपल को जनरेट करने के लिए हम मीन के साथ जोड़ देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस, और ये हो गया पॉइंट वाइज डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम ये सैंपल लेटेंट वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सैंपल लेटेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज करते हैं। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंबाइनली हम मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह यूज करते हैं। एक वास्तव में मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होता है। तो मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से हम जब वो सैंपल पॉइंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे हमने देखा था, मीन ले लेते हैं और इसके अगल बगल का पॉइंट्स ले लेते हैं जो इसके स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर का हो। तो ये जो प्रोसेस है इसको अचीव करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन से पॉइंट वाइज एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट निकालते हैं साई से। एक्चुअली साई क्या है? एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिट डिस्ट्रीब्यूशंस का होता है मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशंस 1। तो वो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक एरिया बन जाता है, जो एरिया
मतलब काफी सिमिलर होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फिक्स करता है कि इमेज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाए कि आप ह्यूमन का इमेज डालें और एनिमल का इमेज जनरेट करने लगे। तो इस तरह से जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ देने से हमारे पास वो सैंपल स्पेस जेड बन जाता है। अब ये देखिए हमारा जो लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यहाँ 2D पॉइंट में दिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कितना है। ये 3D होता है। तो जो लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वास्तव में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। तो यहाँ पर कैसे डिफरेंट हो गया, इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था, लेटेंट वेरिएबल जस्ट ऐसे सिंपल वेरिएबल हो रहा था। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंप्लीट लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, गॉसियन की तरह है। तो जनरली बहुत सारे पेपर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशंस को लोगों ने चेंज भी करा है, मतलब अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल पेपर में उन्होंने जो लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज किया है, हम उसी को अभी एज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंट है इससे। यहाँ पर सैंपल है, काफी फ्रीडम है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो लेटेंट वेरिएबल आता है, सैंपल्ड लेटेंट वेरिएबल आता है, उससे को जब हम प्रोबेबिलिस्टिक डिकोडर से पास करते हैं तो प्रोबेबिलिस्टिक डिकोडर जो होता है, जो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, वो ओरिजिनल इमेज के फीचर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है। फिर जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, इमेज रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो इमेज ओरिजिनल इमेज से सिमिलर होता है, लेकिन इमेज जो होता है वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी होता है उसमें, तो इसीलिए वो जनरेटिव मॉडल होता है। तो अब मेन चीज है, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन होता है। जैसे ऑटो इनकोडर में कॉस्ट फंक्शन होता है, क्योंकि जितना भी डीप लर्निंग मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए आपके पास कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा, तो पहला पोर्शन तो हमने बताया था कि के डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोबेबिलिस्टिक जो इनकोडर है उसकी जगह एक न्यूरल नेटवर्क वाले सिस्टम से इस तरह से रिप्लेस करे कि वो सही सिमिलर लेटेंट वेरिएबल को जनरेट करे जो इनपुट इमेज एक्स को रिप्रेजेंट करता हो। उसके लिए हमने के डाइवर्जेंस को मिनिमाइज कर दिया। अब नेक्स्ट है कि हमारा एक्स से एक्स हेड को इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ऑटो इनकोडर के रूल के हिसाब से ये दोनों के में भी सिमिलरिटी होना चाहिए। तो लॉस जो हो गया, वो कॉस्ट जो हो गया कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो लॉस है, मतलब एक्स से एक्स बार जनरेट करने के लिए, उसको भी मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ इस तरह से दो हो गया, पहला हो गया रिकंस्ट्रक्शन लॉस प्लस स्केल डाइवर्जेंस लॉस। तो दोनों को टोटल लॉस को मिनिमाइज करके हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर बन के तैयार हो गया।